रामपुर नामक एक गांव था जो बहुत ही सुंदर था। वहाँ चारों तरफ हरियाली छाई रहती थी और नदी भी साल भर बहती थी। वहाँ के लोगों को वैसे तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उस गांव का जमींदार वनराज वहाँ के लोगों को बहुत परेशान रखा करता था। कई लोग तो गांव छोड़कर जा भी चुके थे और कई लोग जाने की तैयारी में थे। दरअसल जमींदार बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। वो चाहता था कि कैसे भी वो गांव की सारी जमीन को हड़प कर लोगों को वहां से भगा दे। ऐसा करने के लिए वो बहुत चालें भी चला करता था और उनमें कामयाब भी हो जाता था। वो अपनी बेटी रानी से बहुत प्यार करता था और अपनी बेटी के बिना तो खाना तक नहीं खाता था। लेकिन कुछ दिनों से उसकी बेटी बहुत बीमार रहने लगी थी। उसने शहर के कई डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन उसके हालात में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। अजी सुनिए ना, रानी का बुखार तो जा ही नहीं रहा है। मेरी फूल सी बच्ची कैसे मुरझा गई है, आप कुछ कीजिए ना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ रानी को ठीक करने की। तुम चिंता मत करो, आज शाम तक एक दूसरे और जाने माने अच्छे डॉक्टर साहब यहाँ आ जाएंगे। आप डॉक्टर, हकीम, वैद्य, तांत्रिक किसी को भी बुलाओ, लेकिन मेरी बेटी को ठीक कर दो। हाँ हाँ, तुम थोड़ा सब्र रखो और रानी का ख्याल रखो, तब तक मैं आता हूँ। जमींदार बाहर आ जाता है और अपने नौकर भोला को गाड़ी लेकर गांव की सीमा पर जाकर खड़े होने को कह देता है, ताकि जब डॉक्टर आए तो वो उन्हें लेकर सीधा घर आ जाए। भोला गाड़ी लेकर गांव की सीमा पर जाने लगता है। आसमान में सूरज ढल रहा था और हल्के बादल छा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली हो। भोला कच्चे रास्तों पर गड्ढे बचाते हुए किसी तरह गाड़ी चला रहा था और जमींदार वसूली करने निकल जाता है। अरे बिरजू, तुम अब क्या मरने के बाद मेरे पैसे चुकाओगे? हाँ, मेरे पैसे समय पर चुका दिया करो, समझे तुम? नहीं मालिक, मैं चुका दूंगा, बस कुछ और वक्त चाहिए मालिक। मालिक, थोड़ा समय और दे दीजिए मालिक। जब पैसे लौटा नहीं सकते तो क्यों आ जाते हो कर्ज मांगने? हाँ, तुमने क्या मेरे घर को अपने बाप की जागीर समझ रखा है कि जब चाहो तब आकर पैसे ले जाओ और चुकाओ भी नहीं? ये नहीं चलेगा। मालिक, वो घर तो आपका है भी नहीं, ना वो घर आपका, ना वो पैसा, कुछ भी नहीं आपका। बिरजू की बातें सुनकर जमींदार को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ लगा देता है। जमींदार का ऐसा रूप देखकर कोई भी बिरजू की मदद करने आगे नहीं आता और बिरजू उसी वक्त जहर खाकर अपनी जान देते हुए कहता है, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। तुम देखना, तुम नहीं बच सकते, तुम्हें सजा मिलेगी, मिलेगी। ना जाने ये सड़कें गांव में कब तक पहुंचेंगी। मेरी तो कमर ही टूट गई गाड़ी चलाते चलाते। रात होने को है और गांव की सीमा पर अभी तक नहीं पहुंचा हूँ। कहीं डॉक्टर साहब ना आ गए हों। बोला ये सब सोचते हुए गाड़ी चला ही रहा होता है कि तभी उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और गाड़ी रुक गई। धत तेरे की, अब ये गाड़ी का टायर भी अभी ही पंचर होना था। घर वापस लौटने में जरा भी देरी हुई तो जमींदार साहब तो मुझे जिंदा ही गाड़ देंगे। जल्दी से टायर बदल लेता हूँ। भोला गाड़ी से उतरकर टायर बदलने लगता है, लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण अब उसे काफी देर लग रही थी। इधर गांव की सीमा पर डॉक्टर नितिन किसी साधन का इंतजार कर रहे थे ताकि वो जमींदार के घर पहुंच सके। तभी उन्हें दूर कहीं से आवाजें आने लगी, जैसे कोई बैलों को हाँक रहा हो और उन्हीं की तरफ आ रहा हो। थोड़ी ही देर में उन्हें एक बैलगाड़ी अपनी ओर आती हुई दिखाई दी। बैलगाड़ी पर एक आदमी अपने बेटे के साथ बैठा हुआ था और उन्हें देखकर मुस्कुराया। बैलगाड़ी वाला भैया, कहाँ जा रहे हो? आओ भैया, बैठ जाओ, छोड़ आऊं जमींदार के घर। हाँ चलो। आपको कैसे पता कि मुझे जमींदार के यहाँ जाना है? हाँ, अरे उन्होंने ही भेजा है आपको लाने। आप डॉक्टर हैं ना, अब ज्यादा मत सोचिए, आइए चलिए मेरे साथ। डॉक्टर उस बैलगाड़ी पर बैठ जाते हैं और वो आदमी बैलों को हाँकना शुरू कर देता है। डॉक्टर को अचानक से ठंड लगने लगती है तो वो अपने साथ लाए बैग से जैकेट निकालकर पहन लेते हैं। बैलगाड़ी वाला बिना कुछ कहे बस चुपचाप बैलों को हाँक रहा था। डॉक्टर को इतनी शांति कुछ अजीब लग रही थी तो उसने कहा, जमींदार जी का घर आने में अब और कितना समय लगेगा? बस थोड़ी देर और फिर हम वहाँ पहुँच जाएंगे।
बैलगाड़ी अब उस जगह पर आ चुकी थी जिस जगह पर भोला अपनी गाड़ी का टायर बदल रहा था। भोला ने जैसे ही बैलगाड़ी की आवाज सुनी, वो चौकन्ना होकर एक तरफ खड़ा हो गया और जैसे ही बैलगाड़ी भोला के पास से गुजरी, वो आदमी भोला को देखकर तिरछी मुस्कान के साथ आगे बढ़ गया। ये सब देखकर भोला के होश उड़ गए। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। बैलगाड़ी वाले ने जमींदार के घर से कुछ दूर बैलगाड़ी रोक दी। लीजिए साहब, वो रहा जमींदार का घर। अब आप जाओ और उनकी बच्ची का इलाज करो। डॉक्टर वहाँ से अंदर चला जाता है और दरवाजे पर कुछ अंदर जाते ही जमींदार उसे खड़े मिलता है। डॉक्टर साहब, आप आ गए? आइए जल्दी रानी को देख लीजिए। जी जी, चलिए चलिए। डॉक्टर जमींदार के साथ रानी के कमरे में आ जाते हैं। रानी की माँ भी वहीं खड़ी हुई थी। रानी का शरीर अभी भी बुखार से तप रहा था। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया और कहा, दवाई दे दी है, कल सुबह तक इसे आराम पड़ जाएगा। डॉक्टर साहब, रात बहुत हो चुकी है और अच्छा होगा कि आप भी यहीं रुक जाइए आज की रात। सही कहा आपने, कल सुबह रानी को देखकर चला जाऊंगा। डॉक्टर साहब वहीं रुक जाते और अगली सुबह भोला भागता हुआ आता है। उसे देखकर जमींदार गुस्सा होते हैं, लेकिन वो जमींदार से बात करने के लिए उन्हें एक तरफ ले जाता है और कहता है, मालिक, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने क्या देखा। ऐसा भी क्या देख लिया तुमने? मालिक, मैंने देखा कि डॉक्टर साहब उस बैलगाड़ी वाले के साथ ही आ रहे थे कल रात। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुमने सुबह सुबह नशा किया है? नहीं मालिक, यकीन ना हो तो खुद ही पूछ लो डॉक्टर साहब से कि वो किसके साथ आए कल रात। जमींदार भोला की बात मानकर डॉक्टर साहब को अपने पास बुलाकर पूछ लेता है कि वे कल रात किसके साथ आए थे। तो डॉक्टर साहब उसे बता देते हैं कि वो एक बैलगाड़ी वाले के साथ आए थे और उसके साथ में एक बच्चा भी था। ये सब सुनकर जमींदार साहब डर जाते हैं, लेकिन वो अपना डर छुपाते हुए डॉक्टर साहब को विदा कर देते हैं और जंगल में रहने वाले एक बड़े तांत्रिक को बुलाने पहुंचते हैं। लेकिन रास्ते भर में उनकी आंखों के सामने सिर्फ वही दृश्य घूम रहा था जो आज से करीब 15 साल पहले घट चुके थे। जमींदार तब उसी हवेली में नौकर था जहां आज वो मालिक बनकर रह रहा था। मालिक, आज हमें शहर जाना है। छोटे मालिक का जन्मदिन भी आ रहा है, उनके लिए कोई तोहफा भी ले आइए। तुमने सही कहा वनराज, तुम बैलगाड़ी तैयार करो, हम अपने बेटे को भी साथ ही लेकर जाएंगे। ठीक है, मैं बैलगाड़ी निकाल कर लाता हूँ। जमींदार बना बैठा वनराज बैलगाड़ी निकालता है और उस पर असली जमींदार और उनके बेटे को लेकर चल देता है। उसकी पूरी योजना थी कि वो आज इन दोनों का काम खत्म करके ही रहेगा। वो जानबूझकर बैलगाड़ी को खाई के रास्ते पर ले जाता है और वहां भोला पहले से बैठा हुआ था। भोला बैलों के सामने सांप छोड़ देता है, जिसे देखकर बैल बौखला जाते हैं और मौका देखकर वनराज बैलगाड़ी से कूद जाता है और बैलगाड़ी बैलों समेत खाई में जा गिरती है। उसी समय असली जमींदार और उनका बेटा मारे जाते हैं। उस दिन के बाद से वनराज गांव के लोगों को बताता है कि असली जमींदार ने सब कुछ उसके नाम कर दिया है और वो मालिक बनकर बैठ जाता है। इतने में वनराज जंगल में एक तांत्रिक के पास पहुंच चुका होता है और कहता है, बाबा बाबा बाबा, आपकी बहुत जरूरत है मुझे। पहले जिस काम में हाथ काले किए हैं, अब उस काम के परिणाम से बचना चाहते हो तुम, मूर्ख कहीं के। सही कहा बाबा आपने, आप तो सब जानते हैं। कृपा करके मेरी मदद करें, मेरी बेटी बहुत बीमार है, बहुत बीमार है, उसे कोई दवाई नहीं लगती। बाबा मेरी मदद करें। उस पर आत्मा का साया है, वो आत्माएं तुमसे बदला लेना चाहती हैं। अगर उससे बचना चाहते हो तो आज की रात एक बड़ा यज्ञ करवाओ और उन आत्माओं को बलि दे दो, जिससे वो तुम्हारा पीछा छोड़ देंगी। लेकिन मैं बलि किसकी दूंगा? वो तुम्हारी समस्या है। जमींदार अपने घर लौट आता है और अपनी मन ही मन बहुत परेशान होता है। तभी उसे ध्यान आता है कि भोला की उसे कोई जरूरत नहीं है और भोला तो उसका राज भी जानता है। अगर वो भोला की ही बलि दे देता है
तो उसका एक तीर से दो निशाने वाला काम हो जाएगा। जमींदार के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ जाती है और वो भोला को अपनी बातों में उलझाकर जंगल में ले आता है। यहाँ तांत्रिक ने पहले भोला, भोला, क्या हुआ? जमींदार की बात सुनकर भोला हंसने लगता है और बहुत ही डरावनी आवाज में कहता है, तुम तो यहाँ से हिल भी नहीं रहे। तुमने ही तो कहा था ना कि हिलना नहीं। और देखो, मैं खड़ा हूँ, दम हो तो हटा कर दिखाओ। भोला एक नजर आग की तरफ देखता है तो वो आग बुझ जाती है और तांत्रिक समझ जाता है कि आत्मा आ चुकी है और वो वहां से भाग जाता है। अब जमींदार भोला के साथ अकेला था। भोला अजीब तरीके से चलते हुए जमींदार के करीब पहुंचता है और कहता है, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे छोड़ दो। तुमने क्या सोचा तुम बच जाओगे? मैं वापस नहीं आऊंगा। गलत फहमी थी तुम्हारी। देखो, मैं वापस आ गया। तुम गद्दार हो और तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। तुम नहीं बचोगे, नहीं बचोगे। भोला आगे बढ़कर जमींदार का गला पकड़ लेता है और थोड़ी ही देर में जमींदार की मौत हो जाती है। जमींदार की मौत होते ही भोला का शरीर भी वहीं गिर पड़ता है और पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि अपनी संपत्ति दुगनी करने के चक्कर में जमींदार और भोला शैतानी क्रिया करते हुए मारे गए। इधर गांव वाले इस बात से खुश भी थे कि अब वनराज उन्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा। वनराज की बेटी का स्वास्थ्य अचानक से ठीक हो जाता है और वो स्वस्थ हो जाती है। असली जमींदार का बदला पूरा होता है और इस बात से ये भी साबित होता है कि पाप कितना भी पुराना क्यों ना हो गया हो, उसकी सजा समय के साथ जरूर मिलती है। ऐसे ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।